ये वाली पढ़ ली है? कितने लोगों को सारी समझ आ गई है ABCDFGH? ओके। अ मेजर बिजनेस कॉम्बिनेशन, पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा आफ्टर बैलेंस शीट डेट। बताएं ये एडजस्टिंग इवेंट है नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? 2 जनवरी को अगर हमने सब्सिडरी को खरीदा है तो 31 दिसंबर की रात को कंसोलिडेशन करके सोएंगे? ऑब्वियसली वर्किंग 1 to 3 की जरूरत है, तो खरीदा ही नहीं। इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। नॉन एडजस्टिंग इवेंट ज्यादा आसान थे, आपने पढ़ा होगा। अनाउंसिंग अ प्लान टू, इसको रीस्ट्रक्चरिंग हमने कहा था, रीस्ट्रक्चरिंग। अनाउंसिंग अ रीस्ट्रक्चरिंग, ऊपर से मिला के पढ़िएगा। The following are the examples of non-adjusting events after the reporting date. Announcing a plan to discontinue operation after year end. So it is a, क्योंकि पेपर में ये बताएगा आफ्टर ईयर एंड का लफ्ज, ये तो एक स्टैंडर्ड एग्जांपल नहीं डाली हुई ना, पेपर में ये बताएगा आफ्टर ईयर एंड अनाउंस हुआ है। और अगर हमारे साल से पहले अनाउंस हो जाता फिर तो ठीक है। हाँ हाँ, ईयर एंड पे कंसोलिडेशन हो चुकी होगी तो इसकी डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो तो अगले साल जाकर डिस्पोजल रिकॉर्ड करेंगे। एडजस्टिंग कैसे हो गया? आप ईयर एंड के ऊपर आपकी सब्सिडरी थी, ईयर एंड के बाद आपने बेच दी, तो ईयर एंड पे कंसोलिडेशन ही हुई रहेगी। ईयर एंड के बाद जो बेची तो बेचना ईयर एंड पे रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके, पॉइंट सी, मेजर परचेज ऑफ एसेट्स एंड मेजर डिस्पोजल ऑफ एसेट्स बाय गवर्नमेंट, या हुकूमत ने कब्जे में ले लिया मेरे एसेट्स कब? सो इट इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मेजर प्रोडक्शन प्लांट बाय फायर आफ्टर द ईयर एंड। 2 जनवरी को प्लांट जला तो डेट इज अ अनाउंसिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ मेजर रिस्ट्रक्चरिंग, ये तो पॉइंट बी जैसा ही हो गया। मेजर ऑर्डिनरी शेयर ट्रांजैक्शंस एंड पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर ट्रांजैक्शंस आफ्टर द ईयर एंड, यानी शेयर इशू किए आफ्टर ईयर एंड, ये इसको कहते हैं मेजर ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन, ऑर्डिनरी शेयर ट्रांजैक्शन, शेयर इशू किए आफ्टर ईयर एंड। तो दिस इज अ एंटरिंग सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स और कंटिंजेंट लायबिलिटीज बाय इशूइंग सिग्निफिकेंट गारंटीज। गारंटीज हमने कब दी? आफ्टर ईयर एंड। अच्छा, इसके ऊपर अभी बात करेंगे, एक वो गारंटी है जो हमने आज पढ़ी, उससे आप मिक्स ना कीजिएगा, फिलहाल इसको क्वेश्चन मार्क रहने दें। कमेंसिंग मेजर लिटिगेशन अराइजिंग सोली आउट ऑफ इवेंट्स दैट अकर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, यानी कि आग ही साल के बाद लगी, जो तो अब आग साल के बाद लगी तो फिर तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। ओके, इधर आ जाए आप पेज 361 पे। ये एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग की डेफिनेशन थी। अच्छा, ये याद रखिएगा, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स फेवरेबल भी होते हैं, अनफेवरेबल भी होते हैं। मिसाल के तौर पे कोर्ट का केस हम जीत जाएं तो फेवरेबल है, हार जाएं तो फेवरेबल। अनफेवरेबल्स का तो से कोई ताल्लुक नहीं है। एडजस्टिंग इवेंट बोलें फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फेवरेबल हमारे हक में आ गया, अनफेवरेबल हमारे खिलाफ आ गया, इससे क्या फर्क पड़ता है। जर्नल एंट्रीज, हाउ टू राइट डाउन, पेपर में इसको एक्सप्लेन करना है और इसकी जर्नल एंट्री डिस्क्राइब करनी है, और इसको एक्सप्लेन करना है व्हाई इट इज नॉन एडजस्टिंग, और डिस्कस करना है अबाउट डिस्क्लोजर, इफ इट इज मटेरियल वाली बात लिख के आनी है। डिस्क्लोज करना है इफ मटेरियल, द नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टीमेट ऑफ, लेकिन डिविडेंड्स के लिए आपने मस्ट डिस्क्लोज करके आना है, उसमें इफ का लफ्ज नहीं लिख के आना। एडजस्टिंग इवेंट की जनरल एंट्री करनी है, नॉन एडजस्टिंग अगर मटेरियल हो तो, ये तो आपके समझने के लिए ना, हम तो पेपर में ये साइड लिख के ही नहीं आते, हम तो पेपर में लिख के आते हैं हाउएवर इफ इट इज देन इट विल बी डिस्क्लोज्ड। गोइंग कंसर्न अभी देखते हैं। Events after the balance sheet date are those events that are favorable or that occur between the end of balance sheet date and the date financial statements are authorized for issues. An adjusting event, adjusting event, अब इनकी ट्रीटमेंट बता रहे वो, डेफिनेशन नहीं, ट्रीटमेंट। एडजस्टिंग इवेंट्स को क्या करना है? एडजस्ट, और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स को नॉट एडजस्ट, हाउएवर इसको डिस्क्लोज करते हैं। अच्छा, जहां तक डिविडेंड्स का ताल्लुक है, अगर एक एंटिटी ने डिक्लेयर किया डिविडेंड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, तो ये कौन सा वाला होगा? आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ये हमारा साल का फाइनल होगा ना। आफ्टर द एंटिटी शेल नॉट रिकॉर्ड द
डिविडेंड एज अ लाइबिलिटी। इस डिविडेंड को आपने लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड नहीं करना। इस डिविडेंड को 13 में रिकॉर्ड करना है या 14 में? 14 में। सच डिविडेंड्स मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। तो ऐसे ही ये रेपिटेशन है। अभी आपको मैंने सवाल करवा दिया, बस स्टैंडर्ड 12 और स्टैंडर्ड में पैरा 12 और पैरा 13 में ये बातें लिखी हुई हैं। ओके, आगे चलें। दो बातें आपने बता के आनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये किधर है एनुअल रिपोर्ट? ये देखें, P&L बैलेंस शीट चल रहा है और चलते चलते शुरू हो गए हैं नोट्स। ये नोट्स में इन्होंने आखिरी नोट डाला हुआ है, नोट नंबर 48। ये इंशाल्लाह आज के मैं उसमें स्क्रीनशॉट इसका अटैच भी कर दूंगा। इस ऑर्गेनाइजेशन का ईयर एंड है 31 दिसंबर 19। ये देखें, इस ऑर्गेनाइजेशन का ईयर एंड है 31 दिसंबर 19। तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन ना दो डिस्क्लोजर देके आएगी। एक डिस्क्लोजर का क्या नाम होगा? डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशू। कल क्या पढ़ा था? बाय डायरेक्टर्स। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड फॉर इशू ऑन मार्च 13, 2020। इस कंपनी को 2 महीने 13 दिन लग गए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनलाइज करते करते, और 13 मार्च के बाद अगर इनको कुछ भी पता चलेगा तो IAS 10 के स्कोप से बाहर है, और 13 मार्च से अगर पहले कुछ पता चल गया तो IAS 10 के स्कोप के अंदर, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, ये भी बताना होता है किस दिन साइन हुए, और ये भी बताना होता है किस ने साइन किए। ये जी इंग्लिश का डिस्क्लोजर है। इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट के पास पेपर के क्वेश्चन 2 में हम किसी दिन इसको बनाएंगे भी क्लास में। इस कंपनी का ईयर एंड 31 दिसंबर 19 है। IAS 10 इस डिस्क्लोजर को मांगता है, और इसमें दो बातें बतानी होती हैं जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं। किस दिन ऑथराइजेशन हुई और किस ने की। इस नोट का नाम लीज नहीं है, इस नोट का नाम इंटेंजिबल नहीं है, इस नोट का नाम है डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशू। ये इस नोट का नाम है। बस दो बातें, किसने किस दिन। इसके अलावा एक पुराना डिस्क्लोजर है, पुरानी बात है, डिस्क्लोजर में पहली दफा पढ़ लें, वो है फाइनल डिविडेंड का। इसकी हेडिंग होगी इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज प्रपोज्ड अ फाइनल कैश डिविडेंड फॉर 19 के साल का फाइनल डिविडेंड हमने अनाउंस कर दिया है ऑफ ₹12 पर। पिछले साल ये 15 पर शेयर था। पिछले साल कितना था? 15 पर शेयर। तो पिछले साल ये 15 पर शेयर था, और टोटल डिविडेंड बनाए, ये डिविडेंड तो वो निकला होगा ना शेयर कैपिटल पे परसेंटेज लगा के, टोटल डिविडेंड बनाए 1072 मिलियन। ये मीटिंग हुई थी मार्च 13 को इस स्कीम की, जिसमें ये अप्रूव हो गया था। जिसमें ये हेल्ड ऑन मार्च 13 फॉर अप्रूवल ऑफ मेंबर्स एट AGM। ये एक फॉर्मेलिटी होती है, मेंबर्स इसको AGM में अप्रूव करते हैं। असल में प्रपोज कौन करता है? प्रपोज डायरेक्टर्स करते हैं, और अप्रूव कौन करते हैं? शेयर होल्डर्स एट एनुअल जनरल मीटिंग। लेकिन ये प्रपोज करने के बाद अनाउंस भी कर देते हैं, प्रपोज करने के बाद अनाउंस भी कर देते हैं। तो ये एक इंग्लिश का फिक्रा लिख के आएंगे, ये भी पास पेपर के क्वेश्चन 2 में होगा। तो पास पेपर के क्वेश्चन 2 में इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट जब हम शुरू करेंगे, कल इंशाल्लाह शुरू कर देंगे, तो उसमें हम ये डिस्क्लोजर देके आया करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आपके साथ अटैच हो जाएगा, आपके साथ। अच्छा, डिस्क्लोजर का नाम बताएं। डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशू। IAS 10 का पैरा 17 कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज। नंबर 1 बताएं जी, बताएं। द पर्सन्स हु ऑथराइज द इशू।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दो बातें बता के आनी है, डेट और हु ऑथराइज्ड। If an entity owns, owners or others have the power to amend the financial statement, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है वैसे। अगर एंटिटीज के ओनर्स के पास, डायरेक्टर्स नहीं, ओनर के पास ये पावर है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड कर सकें आफ्टर इशू, एंटिटी फिर ये बात बता के आए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। मेंबर्स तो शेयर होल्डर्स होते हैं। लॉजिक, ये डेट बतानी जरूरी क्यों है? 13 मार्च क्यों बताएं? लॉजिक, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूजर्स टू नो, क्योंकि ये अहम है। चलें आगे। It is important to know when these were authorized because the financial statement do not reflect the events after। इस डेट के बाद अगर हमें कुछ पता भी चला तो हमने आंखें बंद कर ली, अब वो आइए सेट लगेगा, वो अगले साल फिर देखेंगे। अब इसके बाद हमने आंखें बंद कर ली हैं, इसलिए डेट बताना जरूरी है। ओके, ये बस अभी टिक कर लें फिलहाल। नोट्स में लिखा होगा पैरा 17 और पैरा 18 आपने किया है। गोइंग कंसर्न जो है ना, इंशाल्लाह इसको कल पढ़ेंगे। गोइंग कंसर्न को कल पढ़ेंगे। माय डियर, पेज नंबर 386, सारे जरा अटेंटिव हो जाएं। पेज नंबर 386। अच्छा, अब एक सवाल है कि जब सवाल आया करेगा तो IS 37 लगाएंगे या IS 10 लगाएंगे? तो मोहतरम, IS 10 आपको सोल्यूशन में कभी नहीं लिख के आना अनलेस के सवाल में कोई डेट वो डाल दे बैलेंस शीट डेट के बाद। अगर बैलेंस शीट डेट के बाद कोई उसने डेट डाली है तो इसका मतलब है वो आपसे IS 10 भी पूछवाना चाह रहा है। तो बैलेंस शीट डेट के बाद अगर कोई डेट डाली है, यानी जनवरी की, फरवरी की डेट डाल दी, तो इसका मतलब है कि वो आपसे कुछ IS 10 के बारे में भी पूछना चाह रहा है। सवाल में मोहतरम रिक्वायरमेंट ये है कि डिस्कस द गिविंग रीजंस हाउ ईच ऑफ द अबव शुड बी डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 30/15 एंड 16 इन अकॉर्डेंस विद IFRS। assume that our financial statements are authorized for issue 3 months after the year end। तो ये ICAP की हिस्ट्री का वाहिद ऐसा सवाल है जिसमें उसने बताया कि डायरेक्टर्स ने किस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज की, वरना आमतौर पे सवाल बताया नहीं करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने कब ऑथराइज की। उसका फिर हम हल कोई ना कोई निकाल लेंगे, वो बड़ा आसान हल हुआ करेगा। ये वाहिद ICAP की हिस्ट्री का सवाल है, इसके अलावा किसी सवाल की रिक्वायरमेंट में उसने कभी नहीं बताया कि डायरेक्टर्स ने कब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज की। आप बताएं किसने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज? डायरेक्टर्स ने। किस दिन की? 31 नहीं, जून, जुलाई, 30 सितंबर 2000 बोले ना 15। और अगली वाली कब की? 16। अच्छा जी, पहला ईयर एंड। ओके 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 ओके। ऑथराइजेशन कब हुई? हाइब्रिड में जल्दी से आना है, बस ये कि सवाल निकल ना जाए कहीं। 30 सितंबर 15। और इसकी ऑथराइजेशन कब हुई? यानी यहां तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में थी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू नेपच्यून लिमिटेड which is engaged in the manufacturing and batteries and chemicals। क्या करने लगे हैं ये, मुझे समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या करने लगे हैं ये। दिखते रहो जरा क्या करने लगे हैं। मुझे लग रहा है IS 1037 ढूंढ रहे हैं। अच्छा, इसको इधर रखना चाह रहे थे और ये शो करना चाह रहे थे। अच्छा, ये करने लगे हैं।
इन जुलाई 2015 एनएल वाज सूड बाय अ कस्टमर। ओए जुलाई 15 को हमारे खिलाफ केस हो गया। इन जुलाई 15 वी वर सूड बाय अ कस्टमर। अगले साल, देखिए ये 2 सालों का सवाल है, ये साल सॉल्व करते हुए अगले साल को नहीं देखना। जुलाई 15 में जब अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे हाथ में थी तो हमारे खिलाफ क्या हो गया? केस हो गया। इसको मैंने लफ्ज बोला था कि हमारे साल की बाद की डेट डालेगा ना तो IAS 10 भी टेस्ट कर रहा होगा। जुलाई 15 में हमारे खिलाफ केस हो गया, जिस कस्टमर ने मुंह खोल के 2 मिलियन मांगे ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव बैटरीज इन जनवरी। क्योंकि ये नॉन एडजस्टिंग वालों तो छोड़ो ना, आप लोग इधर देखें, जनवरी में हमने डिफेक्टिव बैटरी सप्लाई की थी। ये नॉन एडजस्टिंग वालों को साइड पे करने से, तो जनवरी के अंदर हमने डिफेक्टिव बैटरी सप्लाई की थी और हमारे खिलाफ केस कब हो गया? जुलाई में। तो बस हल्की सी लाइन लिखाइएगा कि इट इज एन, अब प्रोविजन बनानी है या कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करनी है या इग्नोर करना है, ये IAS 37 बताएगा। IAS 10 बस इतना सही बताता है। तो थोड़ा सा आपको आज फर्क पता चला IAS 10 और IAS 37 में। IAS 10 बताता है कि एंट्री करनी भी है या नहीं करनी, फिर IAS 37 बताएगा कि वो प्रोविजन है या कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है या नथिंग है, वो फिर IAS 37 बताएगा। अब IAS 37 के आगे डिस्कशन शुरू होने लगी है कि लॉयर ने क्या कहा। लीगल एडवाइजर एट दैट टाइम यानी जुलाई में उसका अंदाजा है, एट दैट टाइम एंटिसिपेटेड दैट इट इज हाई चांस दैट केस वुड बी डिसाइडेड इन फेवर ऑफ कस्टमर, हमारे हक में चपेड़, हमारे खिलाफ। फेवर ऑफ कस्टमर का क्या मतलब है? हमारे। तो लॉयर का कहना है कि बहुत ज्यादा चांस है कि हमारे खिलाफ केस डिसाइड होगा। अगला पैरा ना पढ़ें, वो असल में अगले साल के लिए है। अगला पैरा ना पढ़ें, मार्च 16 देखें ना, मार्च 16 तो बहुत आगे की बात है। फिर मार्च 16 ये तो बिल्कुल छोड़े ना। तो ये तो अभी पहले सवाल की रिक्वायरमेंट कितने साल है? 2 साल। अच्छा अभी सादा सी बात है, हमारे खिलाफ इस दिन केस हुआ कि तुमने इस दिन मुझे गलत चीजें बेची हैं। IAS 10 की रोशनी में बताएं, एडजस्टिंग इवेंट नॉन एडजस्टिंग। दूसरा सवाल, लॉयर का कहना है कि केस हारने का चांस हाई है, बताएं प्रोविजन बनाएंगे या कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे? प्रोविजन बनाएंगे क्योंकि पैसे देने का चांस हाई है। आप पहले एक दफा मेरे से सॉल्यूशन सुन लें, फिर लिखना हुआ तो लिख भी लीजिएगा। Filing of court case after the balance sheet date for defective batteries which were sold before the balance sheet date will be an adjusting। बस इतनी सी लाइन लिख के IAS 10 खत्म। IAS 10 की ज्यादा तफसील नहीं दिया करेंगे, बिकॉज इट रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट। ये लिखना चाहिए, लिख सकते हैं वैसे, लेकिन ICAP नहीं लिख रहा। वो कहता है कि मेन 37 पे फोकस करो, आगे चलो। और फिर IAS 37 के अंदर जो लिखा हुआ था वो सारा हम लिख के आएंगे। देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन due to a past event, which in this case is the sale of defective batteries in January 2015, and as per the lawyer there is it is probable that we will lose the case, so a provision should be made for the reliable estimate of expenditure। बस 2 मिलियन ही कर ले, फिर जितना उससे मांगे। 2 मिलियन में से हमने कितना देना है लॉयर ने बताया, तो फिर प्रोविजन किस पे बना लें? एहतियातन 2 मिलियन के ऊपर बना लें। और मुझे बता दें अब हम एंट्री क्या करेंगे, यहां पे खड़े होके एंट्री क्या करेंगे? 2015 में छोटी सी एंट्री लिख लें, एक्सपेंस डेबिट 2 मिलियन से ये एंट्री कर देंगे। 2015 एडजस्ट करेंगे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अच्छा जी मोहतरम, अब आपको पता है आजकल होमवर्क तो मिल नहीं रहा, और प्लीज बहुत माजरत, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हमारा सिलेबस इसकी इजाजत दे। तो हम आपको जो है वॉइस नोट के जरिए जो है, ऑनलाइन वाले तो ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग मोबाइल पे कर लें या वैसे लिख लें, हम आपको वॉइस नोट के जरिए इसका जवाब भेज रहे हैं। सो पास पेपर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम जवाब ये लिख के आएंगे कि फाइलिंग ऑफ कोर्ट, पेपर में इस तरह लिख के आएंगे, फाइलिंग ऑफ कोर्ट केस इन जुलाई 2015 रिलेट्स टू अ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट, दैट इज सप्लाई ऑफ बैटरीज इन द मंथ ऑफ जनवरी 2015, देयरफॉर इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। उसके बाद अगला पैरा शुरू करेंगे, उसके अंदर हम ये लिख के आएंगे, in this case there is a present obligation due to a past event which is, अच्छा प्रोविजन में 3 बातें लिख के आनी होती हैं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और प्रोबेबल पास्ट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट और प्रोबेबल
or reliable estimate. So there is a present obligation in respect of past event which in case is supply of defective batteries in the month of January 2015. And further the lawyer is saying that it is probable that we will lose the case. So a provision will be recognized for the reliable estimate for the damage, but reliable estimate class छोड़ दीजिएगा. So a provision should be made for the claim made by customer for damages of rupees 2 million. बस खत्म, 2015 खत्म. अब 2016 लिखना है. चलें जी. ये वॉइस नोट किसी एक ग्रुप में अभी मैंने भेजा, दूसरे में फॉरवर्ड कर दूंगा. जल्दी माय डियर, अगले 2 पैरास पढ़ के कंक्लूजन बताएं. इन मार्च 16 बताएं जी. प्रोविजन बनाए रखें उसी अमाउंट पे, प्रोविजन रिवर्स कर दें या एडजस्ट कर दें, या प्रोविजन बनाई रखें टोटली रिवर्स कर दें या एडजस्ट करके कम ज्यादा कर दें, ये डिसाइड कर लें. जाने ठीक है, जंप कर लें, जाने पढ़ें जी. मार्च 16 में एक इंडिपेंडेंट टीम ने कोर्ट को रिपोर्ट दी है कि 80% ऑफ बैटरीज वर नॉट फॉल्टी एट ऑल. मार्च 16 में किसी ने आके बताया कि बैटरीज फॉल्टी नहीं थी, और बाकी जो बैटरीज थी उनमें माइनर डिफेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से कंपनीज लॉयर का ये व्यू है कि इट इज हाईली, अच्छा एक मिनट, हाईली अनलाइकली पढ़ना ना कुछ बच्चों के लिए मुश्किल होता है जिनकी अंग्रेजी के हालात मेरे जैसे हों, तो इसलिए मैं इसको जरा अन को खत्म कर रहा हूं. तो लाइकली का उर्दू तर्जमा बता दीजिएगा और फिर उसमें नहीं का लफ्ज डाल दीजिएगा, क्योंकि अन लिखा हुआ है ना. तो फिलहाल जरा अन को रिमूव करके पढ़ें. एज अ रिजल्ट, इसकी वजह से कंपनी के लॉयर ने कहा है, अभी मैं लाइकली पढ़ रहा हूं, कंपनी के लॉयर ने कहा है कि बहुत ज्यादा चांस है कि कोर्ट कस्टमर को कंपनसेशन दिलवाएगा. बहुत नहीं, बहुत ज्यादा चांस नहीं है, यानी चांस नहीं है कि कोर्ट कस्टमर को कंपनसेशन दिलवाएगा. इतनी सी लाइन पढ़ के हमारा दिल चाह रहा है कि हम उल्टी कर दें. एंट्री, तो इतनी सी लाइन पढ़ के हमारा दिल चाह रहा है कि हम एंट्री उल्टा दें, क्योंकि आप प्रोविजन, लेकिन सवाल ने एक डेट डाल ली हमारे साल के बाद. थोड़ा सा IS-10 भी टेस्ट करना चाह रहा है. ऑन 5 जुलाई 16 कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और ऑर्डर कर दिया है मुझे कि मैं 20% बैटरीज रिप्लेस करके दूं. वो जो थोड़ी देर पहले मेरा लॉयर कह रहा था ना कि केस आपको कोई कंपनसेशन देनी नहीं पड़ेगी, अब कम से कम आपको बैटरी जरूर रिप्लेस करके देनी पड़ेगी. थोड़ा बहुत अब आप लायबल फील करें. लेकिन ये तो अगले साल हुआ है ना, 5 जुलाई को. हमारा सवाल तो खत्म हो गया, रिक्वायरमेंट 30 जुलाई 16 है. IS-10 लगाए ना, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है. ठीक है, तो पहले तो ये ऑन 5 जुलाई वाली बात लिख के आए. अच्छा, मेरे ख्याल से ना इसमें इसको डिस्कस ही ना करके आइएगा, क्योंकि जब लॉयर ने कोई मशवरा दे दिया ना और साल के बाद कोर्ट का फैसला आ गया है, तो छोटा भाई जो मर्जी कह रहा था, फैसला अब्बू का आ गया है. छोटे भाई कह रहा था बड़े भाई को, मुझे लग रहा है तुझे चपेड़े नहीं पड़ेंगी, मुझे लग रहा है तुझे चपेड़े नहीं पड़ेंगे. अब्बू ने आके मार दी. अब ये नहीं कि छोटे भाई जो कह रहा था उसको पेपर में कमेंट करके आए कि छोटे भाई ने ये, वो छोड़े परे. बस अगर एक ही साल लॉयर की ओपिनियन भी दे दे और कोर्ट का फैसला भी दे दे, तो बेशक आप लॉयर की ओपिनियन डिस्कस ना कीजिएगा, कोई मसला नहीं, क्योंकि कोर्ट का फैसला आ गया ना. अब लॉयर ने ये ओपिनियन फॉर्म की थी मार्च में, कि कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, और कोर्ट ने कह दिया चलो जुर्माना छोड़ो, डिफॉल्ट बैटरीज तो रिप्लेस करके दे दो ना, जो 20% उसको की हैं, तो जो बैटरीज रिप्लेस करके देनी है उनकी लायबिलिटी आप जरूर जहन में रखें. तो पहले तो ये लिख के आए, थोड़ा सा IS-10 लिख के आए कि डिसीजन ऑफ कोर्ट इन जुलाई 16. अच्छा जी, मैं लिखवाता हूं.
डिसीजन ऑफ 2016 के बारे में आप क्या लिख के आएंगे? डिसीजन ऑफ कोर्ट, बोले ना, डिसीजन ऑफ इन जुलाई 2016 की फिक्रा पूरा करें। नहीं, इसको रिप्लेस कर छोड़ें, पहले रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस डेट देयरफॉर इट इज इन, ये तो IAS 10 शुरू करके क्लोज कर दिया। सो इन द लाइट ऑफ अबव डिसीजन at the year end we should maintain the provision at such a level we should maintain the provision at such a so that it shows the liability for replacing 20% batteries and the provision already recorded should be reversed। उसको रिवर्स कर दो, लेकिन इतनी प्रोविजन जरूर रखो कि जो आपने 20% लाइब वो वापस करनी है उसका। तो इस तरह आप लिख के आ जाएंगे। आईकेप का सॉल्यूशन पढ़ते हैं, वो इतना डिटेल में नहीं है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर NL should record the provision for damages claim because at the balance sheet there is a present obligation due to a past event। ये तो पहले इसने वो डिस्कशन शुरू कर दिया है, अल्लाह आपका भला करे। IS NL lawyer estimate that an outflow of therefore it should be made estimated payout of 2 million। ये गलत किया, इसको एडजस्टिंग इवेंट का लिख के आना चाहिए था। आगे चलें 2016 द सेटलमेंट ऑफ कोर्स केस इन जुलाई वाज एन एडजस्टिंग इवेंट फॉर जून। बस कोई लॉजिक नहीं, कोई कुछ नहीं, सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट, ये वो बोंगा। द प्रोविजन क्रिएटेड इन 15 इज टू बी रिवर्स्ड एंड द कंपनी शुड रिवाइज द प्रोविजन कीपिंग इन व्यू द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग बैटरीज। आगे कुछ लिखा हुआ, इसको छोड़ें, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए भी। डन, चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के रिक्वायरमेंट बी तसल्ली से दोनों सालों की अलग अलग मुझे बता दें। खत्म हो चुके हैं IAS 1037, कल फाइनल अकाउंट शुरू होना है। अब बस पास्ट पेपर्स करने हैं हमने बहुत ज्यादा। अब पार्टियां भी चलेंगी। हमने केस किया, हमारे खिलाफ हुआ। अच्छा, अगर हमने केस किया ना तो फिर जहन में ये वाला सारा रखें, ये वाले सारे रखें। हाथ खड़ा करके कोई बता दे दोनों सालों में क्या करना है। हाथ खड़ा करके बता दे दोनों सालों पे क्या करना है। मैं हाथ पर कुछ नहीं मारूंगा, हम हाथ पे कुछ नहीं मारेंगे। हाथ खड़ा करके बता दें दोनों सालों में क्या करना है। भाई कितने लोगों को पता चल गया? अच्छा, पता भी नहीं चला, पता चल गया, माशाल्लाह। साथ वाले को प्यार से कहें तो बोलने में क्या तकलीफ है। हाँ ठीक है, अंग्रेजी में बुलवा नहीं, उर्दू में बोल दें भाई, जल्दी करें, हाथ खड़ा करें। अच्छा, पहले साल में आप IAS 37 डिस्कस करके आए, दूसरे साल में मेरे ख्याल से IAS 37 भी डिस्कस करें और IAS 10 सिर्फ सवाल में किया करेंगे जब हमारे साल के बाद की कोई डेट डाल दी होगा, वरना IAS 10 डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन जुलाई 2014, इन जुलाई 2014 इन जुलाई 14 हम 2 साल का मुआहिदा किया है कि सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल से, यानी वो मुझे रॉ मटेरियल दिया करेगा ना। यानी कि अगर मैं होंडा एटलस कार हूं तो मैंने उससे टायर लिया करने हैं, या मैं होंडा एटलस कार हूं तो मैंने उससे बैटरीज लिया करनी है, ये समझ लें। तो मैं NL हूं, यानी नोंडा एटलस कार्स। तो होंडा एटलस कार एंटर्ड इन ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद द सप्लायर ऑफ बैटरीज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर से उसने कुछ मसला करना शुरू कर दिया एंड डिमांड प्राइस इंक्रीज ऑफ 30%। वो कहता है कि मैंने उससे मुआहिदा कर लिया कि 2 साल तक बैटरी खरीदूंगा,
अब हुए हुए मुआहदे में 30% की इंक्रीज चाह रहा है, कहता है यार बैटरीज बहुत महंगी हो गई, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, मेरी प्राइस बढ़ाओ। मैंने कहा यार ये क्या 2 साल का मुआहदा हुआ था, ठीक है, यानी कि सेशन चलते चलते अभी कॉलेज वाले आके अनाउंस करें यार वो टीचर ने ज़्यादा पढ़ा दिया पार्ट भी, चलो यार ये फीसें रिवाइज हो रही हैं, तो चलते चलते से तो ये चलते चलते जो चलते चलते सेशन में पंगा हो गया। तो ये है 30% ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ सप्लाई। अब सप्लाई भी उसने स्टॉप कर दी साथ, यानी टीचरों ने पढ़ाना भी छोड़ दिया फिर। तो ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ सप्लाई उसने बैटरीज देना बंद कर दी। एनएल वाज अनएबल टू मीट इट्स सेल ऑर्डर। अब हम बैटरी गाड़ी में लगाते तो बेचते ना, हम ये तो नहीं कह सकते गाड़ियां ले लो बैटरी लगवा लेना। तो हमने गाड़ियों के ऑर्डर, सर आसिफ, सर उमैर, सारे लाइन में लगे हुए, यार वो गाड़ी ऑर्डर की थी, उन्होंने कहा भाईजान बैटरियां ही नहीं आ रही, गड्डी तो दई है। तो अब उन्होंने ऑर्डर डाल दिया, ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ सप्लाई एनएल वाज अनएबल टू मीट इट्स सेल ऑर्डर। अच्छा, सवाल पढ़ते हुए हमें तो नहीं ये सोचें आ रही होती, ये कहाँ से आ रही होती हैं आपको, पढ़ लिया करें, आपको भी आएंगी इंशाल्लाह, जब अपना पढ़ाना शुरू कर दें आने लग जाएंगी, पढ़ा करें सही तरह। एनएल फाइल्ड अ सूट, और अल्लाह का शुक्र है समझ आ गया था मेजॉरिटी को। एनएल फाइल्ड अ सूट क्लेमिंग डैमेजेस ऑफ 40 मिलियन। हमने मुंह उठा के 40 मिलियन मांगा अगले से, हमने कहा मुझे 40, ये डैमेजेस है, जुर्माना है, हमने जुर्माना मांगा अगले से 40 मिलियन फ्रॉम द सप्लायर ऑन 15 जून 15 को फाइल्ड अ सूट ऑन 15 जून 15 को हमने उसके खिलाफ केस कर दिया। 15 जून 15। अब अगर वो कह देना मैं पैसे देता हूं तो ये वर्चुअली सर्टन है, और अगर सवाल में लिखा हो कि हाई चांस है पैसे मिलने का तो ये कॉन्टिंजेंट एसेट है। अगर वो कहेगा मैं पैसे देता हूं फिर एसेट रिकॉर्ड कीजिएगा, वरना ना रिकॉर्ड कीजिएगा, क्योंकि यहां मुहतात होकर चलना होता है। ऑन 30 जून लॉयर का ख्याल है, लॉयर का ख्याल का कभी वर्चुअली सर्टाना लीजिएगा प्लीज। लॉयर सफ़े पे लिख के भी दे दे कि अगला बंदा पैसे दे देगा, तो इसको वर्चुअली सर्टाना कभी समझिएगा, क्योंकि बाद में अगर तो पैसे ना दिए तो लॉयर ने हंसने लग जाना है। ऑन 30 जून 15 लॉयर का ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह वी वुड बी अवॉर्डेड डैमेजेस। जितने हमने, तूने 40 मिलियन मुंह खोल के मांगे, 4 6 बार 24 मिलियन तो तुझे मिलेगा ही मिलेगा। 24 मिलियन तो तुझे मिलेगा ही मिलेगा। वुड बी अवॉर्डेड, वुड बी अवॉर्डेड। भाई लॉयर एंटिसिपेटेड, ये तो इस तरह हाईलाइट करें ना, लॉयर एंटिसिपेटेड दैट वुड बी अवॉर्डेड। व्हाट डज इट मीन? लॉयर एंटिसिपेटेड दैट वुड बी अवॉर्डेड का मतलब क्या है? अगर लिखा होता कोर्ट सेड दैट आई हैव अवॉर्डेड, फिर तो वो और बात होती। लॉयर एंटिसिपेटेड दैट वुड बी अवॉर्डेड को आप क्या लिया करेंगे? प्रोबेबल। प्रोबेबल होने की वजह से इसे क्या करेंगे? तो चलें यार इसका लिखें, कुछ लिख भी लिया करें, क्वेश्चन 6 का भी लिखें। अच्छा, इसमें अब यहां तक बताएं IS 10 क्यों नहीं डिस्कस करना? ये जरा तीनों एरो देखें, साल के बाद कोई एरो लगाए मैंने? नहीं सर, थोड़ा सा जरा झाड़ना है उसको। द फलां चीज आफ्टर बैलेंस, क्या आफ्टर बैलेंस शीट डेट कुछ लिखा ही नहीं हुआ सवाल में। नहीं फिर भी हाँ, बोंगे ने बोंगी मारी। तो IS 10 क्यों डिस्कस करना है इसमें? तो लिख के आए। Well, it is a very important case. अच्छा, लिखे हैं फाइलिंग ऑफ कोर्ट केस का लफ्ज भी लिखने की जरूरत नहीं, आप चलिए लिखते हैं फाइलिंग ऑफ कोर्ट केस। बिस्मिल्लाह, फाइलिंग ऑफ कोर्ट केस हाइब्रिड में बॉयज बाल सेट कर लो, फिर आगे चलते हैं। फाइलिंग ऑफ कोर्ट केस बाय एनएल ऑन 15 जून will be disclosed as a contingent asset because it is probable that
because it is probable that court would award us damages. आगे लिखते हैं सो अ कंटिंजेंट एसेट ऑफ 24 मिलियन भी शायद लिखते हैं. सो कंटिंजेंट एसेट ऑफ 24 मिलियन वुड बी डिस्क्लोज्ड. Giving brief nature of event and estimate of financial effect. ओके आगे क्या करें अब फिर बताएं आगे क्या करें. आगे तो कुछ और लिखा हुआ है. ऑन 15 अगस्त 16 ये तो हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट ही नहीं. 30 और 16 तक हमने सवाल सॉल्व करना है. आगे 15 अगस्त 16 लिखा हुआ है. क्या करें फिर. हमारे साल के बाद की डेट डली है ना. IS 10 ऑन 15 अगस्त 16 द कोर्ट डिसाइडेड द केस इन फेवर ऑफ अस और हमें डैमेजेस कितने मिल गए हैं 30 मिलियन. तो पहले IS 10 थोड़ा सा डिस्कस कर लें. लिखें जी कोर्ट डिसीजन. अच्छा ऊपर वाले पैरे पे हेडिंग डालें 30/15 और नीचे वाले पैरे पे हेडिंग डालें 30/16 का साल. 30/16 की हेडिंग डाल के अब लिखना शुरू करें. डिसीजन ऑफ कोर्ट केस इन 2017 यार आप लोग वे डिसीजन ऑफ मैं ये लिखवाना था. मुझे पता था किसने बोंगे मानी. ये 2017 शुरू हो चुका है भाई. अकाउंटिंग जब 30 जून मेरा ईयर एंड होता है तो 30/16 के बाद अब ये 1 जुलाई 16 जो है 2017 का साल है. तो आप लोग तो बेशक जुलाई 16 ही लिख के आइएगा लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए ये 17 लिखवाया और लिखवाने में कोई हरज भी नहीं. डिसीजन ऑफ कोर्ट केस इन 17 इज एन एडजस्टिंग इवेंट. बस इज एन एडजस्टिंग इवेंट. ये अब लिखने की जरूरत नहीं. रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट. अच्छा भाई पहले ना प्रोबेबल था कि पैसे मिलेंगे. अब कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो वर्चुअली सो अब आपने लिख के आना है. लिखें जी अगली लाइन में as the court has awarded damages so now it will be taken as virtually certain. अब इसको probable नहीं कहेंगे. As the court has awarded damages so it will be considered as virtually certain. So a receivable should be recorded. Receivable of 30 million will be recorded. ठीक है जी. एंट्रीज बताएं 15 की. अच्छा 16 की बताएं. कितनी 30 मिलियन. बैटरी सप्लाई ना करना उसको महंगा पड़ गया. ठीक है जी. सो ये आसान आसान से सवाल हैं जो आई के डाल रहा है.
अच्छा भाई, ये सवाल हमने कर लिया हुआ है। ये सवाल हमने जो है रीस्ट्रक्चरिंग वाले में किया था कि 30 अप्रैल 15 को डिसाइड हुआ है और डिसीजन अनाउंस हुआ है 10 दिसंबर 15 को। 30 अप्रैल 15 को डिसाइड हुए और डिसीजन कब हुआ है क्या उसका? 31 दिसंबर। मुझे बताएं डिसाइड कब हुआ है क्लोज करना? 30 अप्रैल। और अनाउंस कब हुआ है? इसलिए IS-10 तो डिस्कस करके नहीं आना। IS-10 तो डील करता है जब ये डेट हो, ये डेट हो। तो हमने बस सिंपल डिस्कस करके आना है, एज इट इज नॉट अनाउंस्ड एट year end, so decisions are not obligations unless those are communicated, so no constructive obligation arises. However, in this year, as it was communicated, so a constructive obligation arises. ये करवाया था सवाल आपको, तो ये था आसान सा सवाल। ओके, अब जी बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये जरा निकाल लें पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 का 3। एक कितने की है बताएं? हाँ जी बताएं ना, एक दवाई कितने की है? 10,000। तो चलें कोरोना की वैक्सीन समझ लें। हमने 7,000 वैक्सीन्स मंगवाई हैं एक मेडिसिन की 70 मिलियन में। एक दवाई मुझे मिली 10,000 की, बड़ी कोई महंगी दवाई थी 10,000 की। हाउएवर इन नवंबर 18 में, हमारा साल खत्म होने से 2 महीने पहले, एक स्टडी पब्लिश हुई है मेडिकल जर्नल में जिसने कहा है कि हमारी दवाई फारग है, हमारी दवाई फारग और ऑल्टरनेट मेडिसिन ज्यादा अच्छी। उतनी अजीब सी एक बात है, करनी चाहिए, चलें छोड़ें। वो ऐसी कुछ लोग कहते हैं कि हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टोनी, तो यानी हमारी दवाई फारग और तुम्हारी दवाई बड़ी। ये जर्नल के अंदर आ गया पूरी माजरत भाई, माजरत। एट द ईयर एंड के ऊपर 5,000 अभी तक पड़ी हैं हमारे स्टॉक में, और 25 जनवरी को उसमें से 4,000 बिक गई हैं 8,000 पर यूनिट। बताएं भाई, ये एडजस्टिंग इवेंट है नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? भाई ऑल्टरनेट मेडिसिन आर मच बेटर, पता चल चुका है हमें कब। सो दैट्स व्हाई इट इज एन। लेकिन मेरा ये सवाल है आपसे कि मैं 5,000 यूनिट्स में एनआरवी रिकॉर्ड करूं या 25 दिन बाद जो बिके उनके ऊपर? अच्छा हाँ, अभी सवाल में ये नहीं लिखा हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब ऑथराइज हुई है। नहीं 5-4,000 की बात नहीं कर रहा, इस सवाल में लिखा ही नहीं हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब ऑथराइज हुई है। 10 जनवरी तक हो गई होंगी मेरे ख्याल से, 10 दिन में। भाई एक बात याद रखिएगा, जिन सवालों में वो आपको डेट ऑफ ऑथराइजेशन नहीं देगा तो आप हमेशा एज्यूम किया करेंगे कि अभी ऑथराइज नहीं हुई, क्योंकि आमतौर पे 3-4 महीने लग ही जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है ICAP ऐसे सवालों में इतना पागल नहीं है कि 25 जून की डेट डाले, वो ब्लेंडर होगा 25 जून की डेट डालना है। तो बच्चा परेशान हो रहा होगा कि 6 महीने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं ऑथराइज हुई हमारी, ठीक है। तो ऐसे सवालों में अल्हम्दुलिल्लाह वो करीब करीब की डेट रख के आपको टेस्ट किया करेगा, आपको ज्यादा परेशान नहीं किया करेगा। तो किसी सवाल में नहीं लिखा होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब ऑथराइज हुई है, सिवाय पास पेपर का क्वेश्चन 6। किसी सवाल में वो आपको कभी नहीं बताया करेगा कि अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज हुई है। आप बाय डिफॉल्ट हमेशा एज्यूम किया करेंगे अभी ऑथराइज हमारे हाथ में है। तो अल्लाह का शुक्र है
अब हमें पता चल गया कि दवाई कितने की है बाजार में, बोल देना 8,000 की बिकनी है या 10,000 की बिकनी है। अब ये 8,000 तो उसको समझ आता ना जिसने पर यूनिट ये निकाल के रखी हुई थी कॉस्ट। अब मुझे ये बता दें कि बाकी 1,000 भी कितने की बिकेंगी? 8,000 की। तो अल्लाह का शुक्र है ये पता नवंबर में ही चल चुका है। हां, अच्छा हुआ कि 4,000 बिक के एग्जैक्ट प्राइस पता चल गई। तो भाईजान IS2 में यह सिखाया जाता था कि साल के एंड पे खड़े होकर देखो कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या होगी साल के बाद। लेकिन जब IS10 और IS2 को मिला के पढ़ें तो IS10 ये सिखाता है कि 31 दिसंबर को अगर एस्टीमेट आप नहीं भी लगा सके तो कोई मसला नहीं, जनवरी फरवरी मार्च में फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाथ में है, जरा एग्जैक्ट फिगरें आने दो। ऐसे ही तुम एस्टीमेट लगा के जो है वो अपनी तरफ से तुक्के मार रहे हो। हां, अगर जनवरी फरवरी मार्च में वो चीजें नहीं बिक सकी तो फिर आप जरूर एस्टीमेट लगा लें कि शायद ये 9,000 की बिक जाए, 9500 की बिक जाए, फिर भी NRV लॉस जरूर रिकॉर्ड करें क्योंकि नवंबर में जर्नल आ चुका है, एक पब्लिश हो चुकी है रिसर्च। लेकिन IS2 का लिमिटेड नॉलेज ये था कि 31 दिसंबर की रात को ही खड़े होकर एस्टीमेट्स लगाया करो फ्यूचर में कितने की बिकेगी। लेकिन IS10 ने हमें यह सिखा दिया कि 31 दिसंबर की रात को एस्टीमेट नहीं भी लग सका, जनवरी फरवरी मार्च में कोई 2-4 यूनिट जरा बेच के देखो कितने का बिका है। वहां से वो जो एक्चुअल सेल प्राइस है वो फ्यूचर की है, हालांकि वो एक्चुअल सेल प्राइस को 31 दिसंबर की रात को एस्टीमेट ले लो। आप बताएं मैं एस्टीमेट 31 दिसंबर को लगा के यूज करूं या जनवरी वाला एक्चुअल को एस्टीमेट समझ लूं? मेरे ख्याल से जनवरी वाला एक्चुअल को एस्टीमेट समझ लीजिए क्योंकि IS10 ने इतनी जो गुंजाइश दी भी है कि अगर कोई मसला हमारे साल के एंड पे था और बाद में वो पता चल गया तो उसको हमारे साल के एंड पे ही आके रिकॉर्ड कर लो। नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5,000 यूनिट्स? हाँ जी, और भाईजान 2,000 बिक गई हैं, उनका चार्ट डालना है हमने। जो 2,000 बिक गई है उनका क्या करना है? वो तो पता नहीं बिक गई है, हमारे पास पड़ी सिर्फ कितनी हुई है? 5,000। ये 5,000 कितने की हैं? 50 मिलियन। ठीक है जी। और NRV एस्टिमेटेड सेलिंग माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल दी हुई है या रिपेयर कॉस्ट दी हुई है? कॉस्ट टू सेल दी हुई है, रिपेयर कॉस्ट भी माइनस करते हैं। एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, सारा माइनस करते हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल जी। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 5,000 इंटू 8,000 40। जरा बस इसको फिर इसी तरह कर लें, एट द रेट ऑफ 10%। कितना हो गया? 36 मिलियन। ये वर्किंग कराएंगे पेपर में और फिर लिख के आएंगे जवाब इसका। वर्किंग फिर बाद में कर लीजिएगा, जरा जवाब लिख लें। दस। चलिए वर्किंग कर लें, जल्दी करें। The sale of units after year end at a price lower than cost. The sale of units after year end at a price lower than cost is an adjusting event. Is an adjusting event. साल के बाद की डेट दी है सवाल में एक, तो IS10 डिस्कस करें। Is an adjusting event because the conditions existed at balance sheet date. Because the conditions existed at balance sheet date.
Therefore, NRV loss on 5,000 units will be calculated by comparing hybrid में boys चौथी रो will be calculated by comparing cost of 50 million with NRV of 36 million. As calculated below. अच्छा जी, 1000 यूनिट्स वाली बात को बताना जरूरी नहीं है, बतानी हो बता सकते हैं। एक मिनट, आईकेप का सोल्यूशन कौन सा है ये सवाल? क्वेश्चन नंबर 3। ये ना आईकेप का सोल्यूशन भी मेरा सोल्यूशन भी बार बार पढ़ते रहे, ऐसी चीजें जरा याद रहती हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू अल्टरनेटिव ड्रग विद बेटर रिजल्ट्स इन इंडिकेशन ऑफ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिसिन, इट इज मोर एविडेंट बाय सेल आफ्टर ईयर एंड, यानी कि सबूत मिल गया ईयर एंड के बाद 8000 माइनस कमीशन, ये हमने वर्किंग कर दी। अकॉर्डिंग टू IS2 इन्वेंटरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट NRV, सो OL इज रिक्वायर्ड टू कैरी एंटायर स्टॉक ऑफ दिस मेडिसिन एट NRV ऑफ इतने। नोट फॉर स्टूडेंट्स, ये तो शायद मैंने खुद डाला हुआ है, ये पता नहीं आईकेप ने डाला हुआ है, ये नोट में 4000 वाली बात लिखी हुई है। अच्छा भाई, अब इंशाल्लाह आपके 15-20 मिनट जो मुझे चाहिए क्लास के बाद, उसमें 15-20 तो नहीं, मुझे लग जाते 20-25 मिनट लग ही जाते होते हैं इस एडजस्टमेंट को। आप लोग साथ साथ वाइंड अप कर लें, कोई मसला नहीं। इसमें हम जो है वो एक एडजस्टमेंट पढ़ेंगे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। इधर देखें, इस एडजस्टमेंट में ये लिखा होगा कि लेट डिलीवरी की भी पेनल्टी है और कैंसिलेशन की भी पेनल्टी है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक पड़ा हुआ स्टॉक उसके बारे में डिस्कशन है, और जो फ्यूचर में बेचना है उसके बारे में डिस्कशन है। तो ये है 6 नंबर का, लेकिन एक अच्छी एडजस्टमेंट है। मैं आपसे खुद ही पूछूंगा इसमें किस चीज़ की डिस्कशन है। तो पास ओवर क्वेश्चन 5 का ए करेंगे हम पार्ट बी में। जय अल्लाह हाफिज़।